हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय साहब जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं या उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं, विधियां हैं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के पीडीएफ के माध्यम से वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में पीडीएफ डाला था, लेकिन सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई अध्ययन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना काफ़ी कठिन है। फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए तो सर्वाधिक आवश्यक यही है कि जो रिसर्च करने वाला है वो खुद पर, अपने स्वयं पर कंट्रोल रखे, अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखे, फ्री रखे, और जो साइंटिफिक जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको वो सर्वत्र बनाए रखे। क्योंकि आज अनुभव और अनुसंधान के आधार पर ऐसी विधियां और ऐसे साधनों का विकास हो चुका है जो कि सोशल स्टडी करने में, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने में, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में आराम से उसकी सहयोग करती है, योग देती है। हम कौन कौन सी विधियां हैं जिसका हम यहाँ प्रयोग प्राप्त करने में बता सकते हैं। तो पहली जो विधि या साधन है वो है पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। तो हमें सबसे पहले सामान्यतः बोलचाल के शब्दों का जो है उसमें प्रयोग करना चाहिए, जिनका कई बार समान अर्थ नहीं लगाया जा सकता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसमें स्पष्टता नहीं आ पाती और स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह तो आवश्यक है कि समाजशास्त्र में जिन जो पारिभाषिक शब्द हैं या अवधारणाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उनका मानकीकरण किया जाए और उन सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों पर समान अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में क्या है, वस्तुनिष्ठता आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। दूसरा, देव निदर्शन के उपयोग को प्रधानता दी जाए, यानी कि प्रायोरिटी टू द यूज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि संपूर्ण में से इकाई का चुनाव देव निदर्शन विधि द्वारा किया जाए ताकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहे। और देव निदर्शन विधि द्वारा जो इकाइयों का चुनाव करने से अध्ययनकर्ता के पक्षपात या मिथ्या झुकाव के अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना समाप्त हो जाती है और साथ ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव हो जाता है। तीसरी बात, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता रहे। जब हम व्यक्तिगत अनुसंधान कार्यों में स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है तो वहाँ वह अपने को नियंत्रित करके पूर्वाग्रहों व मिथ्या झुकाव से बच सकता है। लेकिन जहाँ अनुसंधान कार्य हेतु तथ्यों का जो संकलन है अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ किया जाता है तो वहाँ पक्षपात से बचने के लिए आवश्यक है कि उन्हें किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी जाए बल्कि उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। चौथी बात, प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग। प्रश्नावली अनुसूची में निर्धारित प्रश्न होते हैं, मान शब्दावलियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप तभी सूचनादाता प्रश्नों के समान उत्तर लगाते हैं जिनके द्वारा प्राप्त उत्तर भी प्रमाणित होते हैं। इनका प्रयोग लाभ
प्रयोग करने का लाभ ये है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रहता है। वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसमें अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, अर्थात यांत्रिक साधनों का भी प्रयोग हम करके वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तथ्यों के संकलन, सारणीन, विश्लेषण के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग जो है अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तथ्यों के संकलन में जो फोटोग्राफ है, टेप रिकॉर्डर है, काफ़ी सहायक है। तथ्यों की टेबुलेशन वर्क है, उसका विश्लेषण में है, स्पंचिंग मशीन है, सार्टर है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर आदि का यूज होता ही। तो इन साधनों के प्रयोग से सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अध्ययन में जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते, जिससे क्या होता है कि अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बना देता है और वस्तुनिष्ठता आ जाती है अध्ययन में। तो यांत्रिक साधनों के प्रयोग के बाद नंबर 6 है प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग दिनों दिन ही बढ़ता जा रहा है। जहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वहाँ 2 समान समूह का चुनाव कर लिया जाता है। इनमें से एक को नियंत्रित और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में रखा जाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जबकि प्रयोगात्मक समूह में किसी एक कार्य के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रयोगात्मक समूह में एक कार्य के प्रभाव को देखा जाता है, उसके बाद नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूह की एक दूसरे से तुलना भी की जाती है। यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक समूह में कोई अंतर आ जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि यह परिवर्तन अमुक कारक का प्रभाव है। स्पष्ट है कि सोशल घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में प्रयोगात्मक पद्धति का काफी योग है। नंबर 7, सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग। यदि अध्ययन के निष्कर्षों को सामान्य विवरण के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए तो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत कर सकता है। इस कमी को सांख्यिकीय गणनाओं एवं सांख्यिकीय अनुमापों द्वारा दूर किया जा सकता है। सांख्यिकीय अनुमापों की सुगमता से जांच भी की जा सकती है और इसी वजह से सामाजिक गणनाओं और सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नंबर 8, समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ द ग्रुप रिसर्च मेथड। पक्षपात, मिथ्या झुकाव व वस्तुनिष्ठता को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्व है। इस पद्धति का प्रयोग 2 रूप में किया जाता है। प्रथम तो यह कि सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय पर 2 या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है। फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर के निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा यह कि एक ही अध्ययनकर्ता 2 समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेता हुआ करता है। फिर वह प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करता है तथा यथार्थ स्थिति का पता लगाता है, तो इससे भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आने की संभावना अधिक रहती है। तो ग्रुप रिसर्च मेथड के बाद नंबर 9, अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को ही हम अंतर्वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। समाज विज्ञान में वर्तमान इस प्रकार के अध्ययनों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आजकल ये स्पष्ट महसूस किया जाने लगा है कि किसी भी घटना के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। उदाहरण के लिए अपराध है, गरीबी है, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के लिए
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक कारकों तक जाएगी। जब तक इन कारकों की भली बाती हम समझ नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी समस्या, घटना, विषय का यथार्थ व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी समस्या के बारे में ये कारण ही विभिन्न विज्ञानों के बीच दिनों दिन सहयोग बढ़ता ही जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप सामाजिक घटनाएं संबंधी जो अध्ययन है अधिकाधिक यथार्थ होते जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नंबर अंतिम और 10वां है मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग, यूज ऑफ क्रॉस कल्चर अप्रोच। जब किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी घटना या प्रॉब्लम का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से करते हैं या विशेषज्ञों से करते हैं, तो ये कार्य अधिक निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ कर सकते हैं। अध्ययन किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई अनुसंधानकर्ता में पक्षपात व मिथ्या झुकाव हो सकता है, लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी संभावना रहती है, और यह मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहलाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।